इक्वल करके दे दिया जाएगा रिलेशन। तो कुछ चीजें लॉजिकली हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब सर यहां पे आप ये बताओ कि एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो, मान लो एक बहुत बड़ा लड्डू है, बहुत बड़ा लड्डू है। मैं तुम में से बहुत सारे लोगों को बोला कि ये काम करो, इस लड्डू को ना तोड़ के अपने में बांट लो। रामलाल गया, यहां से लड्डू तोड़ा, तो पहले एक बड़े लड्डू का सरफेस था बस, और यहां पे छोटा सा लड्डू तोड़ के लाओगे तो एक लड्डू का फ्री सरफेस एरिया तो ये पूरा हो गया। अब रामलाल दूसरा भी लड्डू तोड़ लिया, तीसरा भी तोड़ लिया, चौथा भी तोड़ लिया, बबीता के लिए भी रामलाल लड्डू ले गया, सबके लिए लड्डू ले गया, यहां से भी लड्डू टूटा। तो अब फ्री सरफेस में सिर्फ बाहर वाला फ्री सरफेस काउंट हो रहा था। इसके वजह से टोटल एनर्जी स्टोर था, अंदर में ये इनक्लोज्ड एरिया था। अब ये टूटने के बाद ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री सरफेस में काउंट होगा, ये सब फ्री सरफेस में काउंट होगा। अरे हाँ सर, देखो ना, टूटने के बाद ये सारे फ्री सरफेस में काउंट हो गया। ऐसा है, देखिए इतना बड़ा था, इसमें ऐसे ऐसे टूट गया, तो छोटा छोटा ड्रॉप ऐसे ही बनेगा ना। तो ये जो सारे फ्री सरफेस थे उस ड्रॉप में तो काउंट होगा, ये भी ड्रॉप टूटा तो इसके भी तो ये फ्री सरफेस हो जाएंगे जब अलग होगा। तो एरिया बढ़ा कि घटा, ये बताओ सर। एरिया बढ़ा सर, समझ आया सर, एरिया बढ़ा। अगर एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू फ्री सरफेस। फ्री सरफेस बढ़ गया मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा। सरफेस एनर्जी बढ़ गया तो मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अरे भाई कहां से बढ़ा, पहले था मान लो 10 जूल, अब है 15 जूल, तो कहां से आया 5 जूल? एब्जॉर्ब करा ना सिस्टम ने। अरे एनर्जी, सरफेस एनर्जी इसने बढ़ा ली, पैदा कर लिया क्या एनर्जी? एनर्जी पैदा हो सकता है क्या? नहीं सर, पैदा कहां से हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व होता है। तो सरफेस एनर्जी पहले इसका कम था, सरफेस एरिया बढ़ने से सरफेस एनर्जी बढ़ गया, तो कहां से आया सर? एब्जॉर्ब किया, या आप वर्क डन करेंगे। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब है ना, ये दो तरीके से होगी। ये सिस्टम को जो सरफेस के फॉर्म में एनर्जी मिले, दो तरह से मिलेगी, या तो हम वर्क करके देंगे, या ये हीट से सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हीट टू सरफेस एनर्जी, हीट टू सरफेस एनर्जी, मतलब हीट सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आसपास में जो थर्मल एनर्जी था वो सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी सरफेस एनर्जी में चला गया। तो थर्मल एनर्जी अगर किसी सिस्टम से निकल के चला जाए तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम। अब बच्चे यहाँ पे भयंकर कंफ्यूज होते हैं। रामलाल टाइप इंसान आके कहता है, ध्यान से सुनना, तुम भी पूछ सकता है कभी कभी ये कि सर आपने बोला सरफेस एनर्जी बढ़ी, सर एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अबे रामलाल, थर्मल एनर्जी थोड़ी ना बढ़ा है, सरफेस एनर्जी बढ़ा है। कहां से आएगा? थर्मल एनर्जी सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, हीट एनर्जी सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। या तो टेम्परेचर कम होकर ये काम होगा, या मुझे वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करूंगा? चेंज इन एनर्जी के बराबर। पहले एनर्जी इसकी कितनी थी? तो इनिशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है, ये होगा सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये एनर्जी होगा, फाइनल एनर्जी यहां पे लिख लेता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं, चल। फाइनल एनर्जी होगा सरफेस टेंशन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन। तो जितने एनर्जी में डिफरेंस आया होगा वही मेरा ही वर्क तो एनर्जी में जाके कन्वर्ट हुआ है। तो मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एन माइनस एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से बेटा कॉमन निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से। क्या निकालेंगे कॉमन, बताइए सर? हम कॉमन निकालेंगे 4 पाई एस, तो ये होगा एन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 4 पाई एस। सर स्मॉल एन, स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर बटा 1/3। तो ये क्या, स्मॉल आर को लिख सकते हो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 1/3, और उसका स्क्वायर करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर और बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा 4 पाई एस आर स्क्वायर, 4 पाई एस आर स्क्वायर एन इंटू एन का पावर 2/3। स्क्वायर करा ना, देखो स्क्वायर करा, स्क्वायर करोगे तो नीचे स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर को पुट करना था, -1। अब देखो इसका एन का पावर 1 और एन का पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो -2/3, 1 - 2/3 1/3। तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 4 पाई एस आर स्क्वायर एन का पावर 1/3 -1 जूल। ये वर्क किया है, ये ठीक है सर, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सोप बबल होता तो इतना ही वर्क करना पड़ता क्या? नहीं। अगर सोप होता, सोप बबल होता तो हमें वर्क करना पड़ता 8 पाई एस आर स्क्वायर इंटू एन का पावर 1/3 -1। क्यों? क्योंकि सोप में डबल सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कई सारे थ्योरेटिकल सवाल आ गए हैं
कि एक लिक्विड ड्रॉप अगर छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में ब्रेक हो जाता है तो टेम्परेचर क्या होगा, अपने आप टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में टूट जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एनर्जी बढ़ा तो कहां से आएगा, या तो मैं वर्क करूंगा नहीं तो थर्मल एनर्जी सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब, सॉरी एनर्जी पूछे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू वाटर ड्रॉपलेट्स मर्जेस विथ ईच अदर। अब देखो छोटे छोटे टू वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज होकर एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बन गया, तो छोटे छोटे जब बड़ा बनेगा तो इसमें एरिया घटेगा। देखो फ्री सरफेस एरिया इसका कम होगा तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो गया तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, जो डिक्रीज हो गया, पहले 10 जूल था 5 जूल बचा, तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। देखो एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी लिबरेटेड। जो सरफेस एनर्जी कम हो गया ना तो छोड़ देगा, और छोड़ देगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रिलीज होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है ना। अब देखो मान लो n इक्वल ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल r, और ये मर्ज होकर कैपिटल R में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें भी वॉल्यूम क्या रहेगा, एक बात बताइए, वॉल्यूम क्या रहेगा सर, वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होता है, डेंसिटी मास थोड़ी ना कंजर्व चेंज होगा, मास तो कंजर्व रहेगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगा, तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज होगा। कौन सी एनर्जी रिलीज हुई है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी खत्म हो गया। मतलब यहां पे आप ध्यान से समझिएगा जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सरफेस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, सरफेस एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। जो सरफेस पे एनर्जी है वो कहां जाएगा, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, जो सरफेस की एनर्जी कहां चली जाएगी, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कितना एनर्जी कन्वर्ट होगा, सुनना, टोटल रिलीज्ड एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या ई इनिशियल ज्यादा था फाइनल कम था तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल लिख दो, तो वही टर्म आ जाएगा जो पिछला वाला टर्म था। हाँ एक्जैक्टली वही आ जाएगा, एक्जैक्टली वही टर्म आएगा, तो आप लिख सकते हो 4 पाई एस आर स्क्वायर इंटू एन का पावर 1/3 माइनस 1। और मान लो कि जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो इसी के अंदर है, तो इसका टेम्परेचर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कितने से टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये भी पूछ सकते हैं। तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके लिए आप लिख सकते हैं कि टोटल जो रिलीज हुई है वो थर्मल एनर्जी में चला जाएगा, तो ये होगा ms डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 पाई एस आर स्क्वायर इंटू एन का पावर 1/3 माइनस 1। यहाँ पे ये मास है, मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से बड़ा बढ़िया ये सब कट जाएगा, पाई और आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इसको लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए, द वर्क डन टू ब्रेक ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ अ रेडियस r into n drop of a equal size is proportional to, work done to break a spherical drop, एक spherical drop into n spherical drop r into n equal drop of size is proportional to। अब यहां पे proportional साइन पूछा है आपसे, और ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल R और n दिया है, मतलब कैपिटल और n के टर्म्स में अभी अभी हमने निकाला है कि टोटल वर्क डन होता है 4 पाई एस आर स्क्वायर एन का पावर 1/3 माइनस 1, तो n का पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, n का पावर 1/3 माइनस 1, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन। ये कोई बेकार सवाल पूछा है, बढ़िया सवाल कराता हूं तुम्हें। देख, इसका बढ़िया सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे फाइनल एनर्जी बाय इनिशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। ये बढ़िया सवाल है, फाइनल एनर्जी बाय इनिशियल एनर्जी का रेशियो बताओ, फाइनल एनर्जी कितनी बची है। तो तुम ऐसे निकाल सकते हो कि सर फाइनल एनर्जी बची है वो होगा तुम्हारा 4 पाई एस आर स्क्वायर, हाँ एक ड्रॉप बना है ना, टू वर्क डन टू ब्रेक, नहीं यहां पे जब बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप्स, छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप्स एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका फाइनल एनर्जी और इसका इनिशियल एनर्जी का रेशियो क्या होता है, बड़ा बढ़िया रेशियो आता है, इसलिए मैं निकाल के दे रहा हूं आपको, डिवाइडेड बाई 4 पाई एस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन, ये लिखेंगे। सरफेस एनर्जी का रेशियो निकाला, जो सब्ट्रैक्शन करे तो उसको डिवाइड करके रेशियो निकाल दिया। यहां से आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कटेगा, एस से एस कटेगा, और ये टर्म आपका आएगा। स्मॉल आर को लिख सकते हैं आप कैपिटल आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का पावर 1/3, ना मल्टीप्लाई, स्मॉल आर को लिखेंगे नहीं, हाँ कैपिटल आर
कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एन का पावर 1/3। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई एन का पावर 1/3 ये आ जाएगा। ये तो आएगा फाइनल एनर्जी बाई इनिशियल एनर्जी का रेशियो। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी कितना होगा? परसेंटेज लॉस इन एनर्जी निकाल सकते हैं। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ऐसा होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डिवाइडेड बाई ई इनिशियल मल्टीप्लाई 100। और आपने ई फाइनल बाई इनिशियल निकाला यहाँ पे, -1 कर देंगे। देखो ना भाई, चेंज इन एनर्जी बटा इनिशियल एनर्जी, यही करना था ना तुम्हें। इनिशियल एनर्जी ये है, छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप बड़े में कन्वर्ट होते हैं। इनिशियल एनर्जी ये है, तो इसको लिखो ई फाइनल बाई ई इनिशियल -1। तो ये हो जाएगा 1/n का पावर 1/3, 1/n का पावर 1/3 -1 मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज लॉस इन एनर्जी, जो परसेंटेज कितनी परसेंट एनर्जी रिलीज हुई है उसका फॉर्मूला आ गया। जबरदस्त सवाल करा दिया। देख आगे देखो, T is the surface tension of a fluid, then energy needed to break a liquid drop of radius r into 64 liquid drops। आओ खेलते हैं। ऐसे सवाल नीट में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। T is the surface tension of a fluid, then the energy needed to break। कहीं भी सोप की बात नहीं करी तो सिंपल वाला केस होगा। R को 64 इक्वल ड्रॉप में स्टोर है। तो देखो 4 पाई एस आर स्क्वायर n का पावर 1/3 -1। रट ही लेना फॉर्मूला यार, n को 64 रख दो तो 64 का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 64 4 क्या हो जाएगा 4 -1 4 पाई एस आर स्क्वायर। एस की जगह पे वो टी रखा है, सरफेस टेंशन की वैल्यू को टी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 -1 3 मल्टीप्लाई 4 तो ये 12 पाई टी आर स्क्वायर, 12 पाई टी आर स्क्वायर। ये ऐसे सवाल पूछे जाते। ले भाई, मैंने पूरा थ्योरी भी समझाया और आपको एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे सवाल करके भी दिखा दिया। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। द रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड, देखो नीट 2016, आप कहते हो ना नीट का पेपर मुश्किल आया था। ले भाई, नीट का पेपर देख क्या मुश्किल था। ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम इतना टू इतना इफ द वर्क डन इज दिस जूल, देन वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज। रेक्टेंगुलर फिल्म, अब देखो जो फिल्म बोल देना तो समझ लेना इसका दोनों साइड में फ्री सरफेस है, बस दोनों साइड में फ्री सरफेस है। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू 2 मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया। देख सर 2 कहां से लाया, 2 फ्री सरफेस था तो ये 2 सरफेस टेंशन तुम्हारा दे दिया है, नहीं दिया, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन पूछा, वर्क डन दे दिया है तो 3 × 10⁻⁴ जूल वर्क डन है। तो ये 2s रहने दो और एरिया में डिफरेंस लिख दो। तो ये एरिया होगा तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 12 तो 20 - 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये क्या 10⁻⁴ कहां से लाया? तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻², 10⁻², ऐसा यूनिट में, ये जूल है, बस इसका ध्यान रखना आपको। तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ तो कट ही जाएगा यार, काट दे। तो 3 = 2s मल्टीप्लाई 8 8 तो 16, s = 3/16 3/16। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2825। गलत किया क्या कुछ मैंने? रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड एक्सटेंडेड फ्रॉम इतना, तो 4 × 2 8 है ये, सॉरी 8 है और 28 है ये, तो 12 आएगा ये, सॉरी ये 3 = 2s मल्टीप्लाई 12। तो 3 से कैंसिल करोगे तो ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, हो जाएगा 4 4 2 8, s = 1/8 1/8 लगो, ये आ जाएगा। चला गया, समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप एंड बबल का एक्सेस प्रेशर। देखो कंसेप्ट बहुत आसान है, इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल पूछा जाता है। देखिएगा ध्यान से, मान लो इस एटम है, अंदर लिक्विड है, पूरा भरा लिक्विड ड्रॉप है तो ये जो सरफेस पे एटम है उसको अंदर वाला एटम क्या कर रहा है? जस्ट अंदर वाला, सर जस्ट अंदर वाला इसको नीचे खींच रहा है। तो नेट फोर्स देखोगे तो नीचे की तरफ अंदर वाला एटम खींच रहा है कोहेसिव फोर्स की वजह से। अब ये कोहेसिव फोर्स की वजह से अंदर की तरफ कंप्रेस होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं अंदर में प्रेशर और बाहर में प्रेशर का डिफरेंस, तो बोलोगे अंदर में प्रेशर सर ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं ये ड्रॉप की बात ना करूं, अगर मैं कंटेनर में जो लिक्विड रखा है उसकी बात करूं, कंटेनर में जो लिक्विड रखा है उसकी बात करूं, ये कंटेनर में जो लिक्विड रखा है उसकी बात करूं, तो यहां पे कोई एटम देखोगे तो इसको इधर भी खींच रहा, 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 इधर खींच रहा। तो जब उस निकालोगे तो नेट अंदर की तरफ आए, तो अंदर की तरफ पकड़ के खींचा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है?
चारों तरफ से स्फेरिकल ड्रॉप अगर है तो चारों तरफ से इसको पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। देखो ऐसे, इधर 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 इसको पकड़ के खींचा। तो ये तुम्हारा इनसाइड पोर्शन हो गया और ये आपका हो गया आउटसाइड पोर्शन। अंदर की तरफ खिंचाव ज्यादा है तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, इसको कहते हैं एक्सेस प्रेशर। तो P इनसाइड, देखो ये लिखा है P इनसाइड इज ग्रेटर देन P आउटसाइड। आउटसाइड के रीजन में प्रेशर ज्यादा होता है, जिस प्रेशर डिफरेंस को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता बाहर कितना है, हमें नहीं पता अंदर कितना है, हम प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो अंदर में जो प्रेशर होगा ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर के कंपेयर में। तो डेल्टा P इज इक्वल टू होता है 2S/R फॉर अ केस ऑफ ड्रॉप। और अब फॉर अ सोप बबल, एयर बबल नहीं, फॉर अ सोप बबल डेल्टा P इज इक्वल टू 4S/R, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होगा अंदर भी फ्री बाहर भी फ्री। तो सरफेस टेंशन डबल होने से कुछ नहीं किया, S को जब बस डबल कर दिया तो 4S/R हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? तो सोप बबल होने के केस में 4S/R और लिक्विड ड्रॉप होने के केस में 2S/R। अगर एयर बबल बोल रहा इनसाइड वाटर तो एयर बबल में कितना हो जाएगा 2S/R। क्यों सर, ये भी तो बबल है ना। एयर बबल का एक ही फ्री सरफेस होगा। एयर बबल अगर लिक्विड के अंदर बना है तो उसके अंदर की तरफ फ्री सरफेस है, बाहर से तो वाटर वाटर है, अंदर एयर है ना। तो फ्री सरफेस एयर बबल में एक ही होता है, याद रखिएगा। गलती से अगर सवाल एयर बबल का पूछ दिया, वैसे ड्रॉप और सोप बबल के सवाल आते हैं लेकिन एयर बबल का पूछ दिया तो याद रखिएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये एक्सेस प्रेशर किस वजह से क्रिएट हुआ है? तो स्ट्रेचिंग बिहेवियर की वजह से अंदर की तरफ खिंचाव ज्यादा है, सरफेस पे जितने लिक्विड है अंदर वो तरफ खींच रहा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से है। तो जितना ज्यादा सरफेस टेंशन की बिहेवियर होगी, एक्सेस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। सही बात है। और अगर प्रेशर ज्यादा तो खींच लेगा, तो कम रेडियस में का स्फीयर होगा। अगर बहुत बड़े रेडियस का स्फीयर है मतलब अंदर में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अगर रेडियस बहुत कम हो गया मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पे होगा अंदर का लिक्विड, अगर रेडियस बहुत कम है तो मींस एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। क्या ये तुम्हें फील नहीं आ रहा क्या? मान लो मैं तुमसे बोलूं कि ये 2 ड्रॉप है, सेम सरफेस टेंशन के 2 ड्रॉप है, सेम सरफेस टेंशन के लिक्विड के 2 ड्रॉप है, तो ये R रेडियस का, ये स्मॉल r रेडियस है, कौन ज्यादा प्रेशर पे होगा? तो छोटा वाला ड्रॉप जिसका रेडियस बहुत ज्यादा, इसका मतलब बहुत खींच के तारों तरफ छोटा बना दिया है, मतलब ये हुआ कि ज्यादा प्रेशर पे होगा, मतलब ये हुआ ये ज्यादा प्रेशर पे होगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू S एंड डेल्टा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आया कि नहीं है? तो डेल्टा P हो जाएगा 2S/R। इन सब से बढ़ के मैं आपको अलग से एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि जो प्रेशर होता है वो कॉनकेव साइड की तरफ ज्यादा होता है। P कॉनकेव इज ग्रेटर देन P कॉन्वेक्स। तो इनसाइड आउटसाइड आप याद ना रखिए, आप हमेशा याद रखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा कॉन्वेक्स के कंपेयर में, अंदर में प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के कंपेयर में। इसका कहने का मतलब ये कंप्रेस है इधर, तो कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। कई बार लिक्विड सरफेस ऐसा भी बन सकता है, देखो लिक्विड सरफेस ऐसा ही बन सकता है। मान लो कंटेनर में लिक्विड रख दिया ऐसे ऐसे, समझ में आया कि नहीं है? और तुमसे पूछे कि बताओ प्रेशर कहां पे ज्यादा है, 1 पे या 2 पे? तुम बोलोगे प्रेशर एट 1 इज ग्रेटर देन 2। अब बोलोगे कि सर अब ऐसे कैसे हो सकता है सर, आप तो कह रहे हो लिक्विड के अंदर वाला आइटम उसको खींच के लाएगा तो ऊपर कैसे चढ़ाइए साइड वाइज, तो यहां पे गलती कर दोगे। तो याद रखना प्रेशर इन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इन कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा कॉन्वेक्स के कंपेयर में। कॉन्वेक्स कहां पे है? ये वाला रीजन कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। समझ आया? तो एक्सेस प्रेशर होता है 2S/R, एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में होगा 4S/R, कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। चलो सवाल देखो, द एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल इज डबल देन अदर देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो एक्सेस प्रेशर एक्सेस प्रेशर डेल्टा P is inversely proportional to radius. The excess pressure in soap bubble is double that the other bubble. तो पहले का एक्सेस प्रेशर दूसरे के एक्सेस प्रेशर में यहां रेडियस 1 आएगा तो रेडियस 2 आएगा, ये डबल है, ये डबल है। 2 डेल्टा P2 मतलब दूसरे कंपेयर में ये डबल है, तो सीधा लिखो ना 2 इज इक्वल टू R2/R1। तो जो R1 होगा वो R2 का आधा होगा। जो एक्सेस प्रेशर डबल है तो ऐसे समझो एक्सेस प्रेशर डबल है, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल इज डबल देन द अदर।
दूसरे कंपेयर में एक्सेस प्रेशर डबल है, मतलब रेडियस हाफ है, तो वॉल्यूम हाफ होने की वजह से वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब होता है तो 1/8 हो जाएगा, मतलब 1/8 ये आंसर आ जाएगा। देखो आसान सवाल, ऐसे सवाल घुमा घुमा के खूब पूछ देते हैं। ये देखो, टू सोप बबल आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब एज शोन इन फिगर, देन व्हाट हैपेंड व्हेन स्टॉपर एस इज रिमूव्ड। ये स्टॉपर एस को अगर मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा, ऐसा समझ लो ना, दो बैलून लिया अपन ने, सोप बबल छोड़ो, दो बैलून लिया, एक छोटा बैलून है एक बड़ा बैलून है, उनको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, दोनों में हवा भरा है, अचानक से मैंने स्टॉपर हटा दिया तो क्या होगा, एयर यहां से यहां तक जाएगा या बड़े से छोटे में आएगा, तो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, एयर फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, हाई से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करता है, तो छोटे वाला जो स्फीयर उसका रेडियस कम है, मतलब प्रेशर ज्यादा है, तो छोटे वाला ए से बी की तरफ जाएगा, तो साइज ऑफ बबल ए इज इंक्रीजेस, गलत, साइज ऑफ बी बॉल डिक्रीजेस, साइज ऑफ ए बॉल इज डिक्रीजेस एंड साइज ऑफ बी बॉल इज इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। ए का एयर हाई प्रेशर पे है क्योंकि रेडियस छोटा है, तो हाई प्रेशर से एयर फ्लो करके उधर चला जाएगा लो प्रेशर पे, क्योंकि बी पे जो लिक्विड है लो प्रेशर पे है, तो ये साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। दो बैलून है, एक बैलून बड़ा है एक छोटा है, उन दोनों को जोड़ दो तो छोटा बैलून बड़ा बैलून चिपक जाएगा बड़े को थोड़ा बड़ा करके क्योंकि छोटे वाला बैलून का रेडियस कम तो प्रेशर ज्यादा। देखिए, द एक्सेस प्रेशर इन स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 times दैट द अनदर ड्रॉप, देन देयर रिस्पेक्टिव मास। अब देख कैसे खेल रहा है तुमसे, मास पूछ रहा है, तो मास टू वॉल्यूम एक ही बात तो हो गई, क्योंकि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देख, द एक्सेस प्रेशर ऑफ अ सरफेसिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 times, मतलब प्रेशर 4 times है। The excess pressure a spherical drop of water is 4 times that of another, दूसरे ड्रॉप से 4 times ज्यादा है, तो रेडियस 4 times कम होगा, रेडियस जो होगा R2 से 4 times कम होगा, प्रेशर 4 times ज्यादा तो रेडियस 4 times कम, इसीलिए ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो 4 का पावर क्यूब तो 64 times हो जाएगा, 4 का पावर क्यूब मतलब 4 × 4 तो ये 64 times हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, two soap bubble of size 2 cm forms and joined to form a double bubble in air, then radius of curvature of the interface। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कभी कभी आपने देखा होगा वो जो मेले में खरीदते हैं ना, जैसे बुलबुला उड़ाते हैं खूब, है ना, मेले में गम को उड़ाते हुए चलते हो तुम, 10-20 रुपए में आता है यार, वो सोनपुर के मेले में जाके खरीदते हैं ना, ऐसे फूकते हैं, बचपन में 5वीं 6वीं में जब हम होते हैं तो खरीद के ले आते, दिन भर करते रहते हैं तो गोला निकलता है। कभी कभी देखोगे, या सोप बबल की बात करो, जब आप डिटर्जेंट मिलाते हो तो उसमें झाग बन जाता है, झाग देखते हो बड़ी गौर से देखना, और नहीं देखा तो आज बना के देख लेना। झाग जब बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बड़े बबल में छोटा ड्रॉप जाके बैठ जाता है, तो उसको थोड़ा कंप्रेस करता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बनाऊँ, ये मान लो एक बड़ा ड्रॉप है और एक छोटा ड्रॉप यहाँ पे आ गया, ये दोनों चिपक गए, अब दोनों का रेडियस अलग है। अब एक ड्रॉप पे जब दूसरा ड्रॉप बैठता है, याद करिएगा प्लीज, तो क्या होता है कि थोड़ा कंप्रेस करता है, हाँ सर कंप्रेस तो करेगा, तो कंप्रेस करता है तो इनका रेडियस कुछ ऐसा बन जाता है, बीच में ऐसा देखो, इंटरफेस का रेडियस कुछ ऐसा बन जाता है। अगर मैं आपसे ये बताऊं, ये वाला मिटा दूं, क्योंकि अब ये दोनों मिलके, ये येलो वाला तो छोटा ड्रॉप था, छोटा ड्रॉप का सरफेस थोड़ा कंप्रेस होगा, बड़े ड्रॉप का सरफेस कंप्रेस होगा, और इंटरफेस ये बन जाएगा। देख भाई, इंटरफेस ये बन जाएगा। ये असल में इमेजिनरी लाइन है, ऐसा लाइन दिखाई नहीं देगा आपको दिखाई इतना ही देगा, लेकिन ये इंटरफेस ऐसा हो जाएगा। तो आपको से क्या पूछेगा, आप देखिएगा, देख सकते हैं बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे इमेजिन नहीं करा सकता, तुम झाग बना के देख लेना। बहुत सारे बबल जब बन जाते हैं, बबल्स बहुत सारे बन जाते हैं, एक के ऊपर एक बैठा होता है, तो एक बड़े रेडियस का एक छोटे रेडियस का, तो उनका इंटरफेस ऐसे चिपका होता है, और इंटरफेस हमेशा छोटे वाले की तरफ ही होगा। तो मान लो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ठीक है, तो इंटरफेस का रेडियस एक अलग ही डिफाइन होगा, वो कितना होगा आपसे पूछ रहा है। ये बड़ा सा वाला रेडियस इमेजिनरी रेडियस बनेगा, उसका आर्क बना है बस यहाँ पे, वो कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए बहुत आसान सा एक तरीका है, आप समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये रीजन मान लेता हूँ मैं, बाहर का P0, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, यहाँ है P2, रेडियस R2, यहाँ पे P1 है। तो मुझे बस ये बताओ कि इसके प्रेशर को अरेंज करो, तो बताओ P1 ज्यादा कि P0 ज्यादा। सर P1 ज्यादा होगा P0 के कंपेयर में, क्योंकि कर्व्ड सरफेस इधर है, कॉन्केव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। अब यहाँ पे P1 इधर P0, तो P1 से ज्यादा होगा P2। ये सीख गया ना, तो तुम्हें एक्सेस प्रेशर समझ आ गया बेटा।
ये अगर समझ गए तो एक्सेस प्रेशर समझ आ गया। बताओ यहाँ पे ध्यान से, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? तो देखो इसके कंपेयर में ये कॉनकेव है, इसके कंपेयर में ये कॉनकेव है। अब प्रूफ कर देता हूं मैं, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ये आएगा फॉर्मूला, रेडियस ऑफ इंटरफेस 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ले, अब मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं, देखो कैसे प्रूफ करूंगा। डेल्टा पी, आप कह रहे हो कि P1 ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो P1 माइनस पी नॉट, सॉरी पी नॉट, हाँ P1 माइनस पी नॉट, एक्सेस प्रेशर 2S/R1, ये होगा, बिल्कुल होगा। अब नेक्स्ट देखो, इधर दोनों में कंपेयर करूं तो ये होगा तुम्हारा P2 ज्यादा होगा माइनस P1 इज इक्वल टू 2S बाई इंटरफेस का रेडियस। यहाँ पे P1 है, इधर पे P2 और ये P2 ये P0, तो ये P2 ज्यादा होगा P0 से, तो होगा P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 2S/R2। अब इसे प्रूव कर लो। सर कैसे करें, हमें तो नहीं आ रहा। इक्वेशन नंबर 1 को थर्ड से घटा दो। इक्वेशन नंबर 1 को थर्ड से घटाओगे तो ये आएगा P1 माइनस P0, P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, P1 माइनस P2 आ जाएगा तुम्हारा 2S/R1 माइनस 2S/R2, है ना, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 2S/R1 माइनस 2S/R2 इज इक्वल टू 2S/R, 2S से 2S कट जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। यहाँ से R1 की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 4। अब बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें R1 किसका ले, R2 किसका ले। सुन ध्यान से, R1 R2 कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, R1 R2 कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कैसे, कुछ भी कैसे ले सकते हैं? कुछ भी इसलिए ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, माइनस आ जाएगा रेडियस। इसको पहले ले लोगे, R1 छोटे वाले को पहले ले लोगे या बड़े वाले को पहले ले लोगे तो आना प्लस होगा, तो माइनस आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, रेडियस माइनस थोड़ी ना होता है। तो ज्यादा दिमाग पे लोड मत दो, इसको रख लो, ज्यादा दिमाग पे लोड मत दो, इसको रख लो। 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 माइनस 1/r2। नेक्स्ट देखिएगा, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर हैज 1 mm रेडियस, ठीक है। इफ द सरफेस टेंशन इज इतना, ठीक है, देन डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड क्या है, स्फेरिकल ड्रॉप। देख, जब स्फेरिकल ड्रॉप की बात करी ना तो सिंपल 2S/R हो जाएगा, रेडियस भी दिया, सरफेस टेंशन भी दिया, तो कोई सवाल ही नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, इस पे एक सवाल और पूछते हैं, मैं देखता हूँ आगे क्या है। कॉन्टैक्ट एंगल से पहले एक सवाल और होता है, मैं लिखना भूल गया, देखना। टू लिक्विड ड्रॉप ऑफ सेम सरफेस टेंशन of radius R1 and R2, of radius R1 and R2 is collies to form other liquid drop isothermally, then find radius of bigger drop, बड़े वाले का रेडियस क्या होगा बताइए। तो सुनिएगा ध्यान से, टू लिक्विड ड्रॉप ऑफ सेम सरफेस टेंशन ऑफ रेडियस R1 R2। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, वो छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप मर्ज होकर बड़े बनाते तो सब आइडेंटिकल होते थे। यहाँ पे एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस है R2 और मिलके एक बड़ा लिक्विड बना जिसका रेडियस R, इसका रेडियस पूछा कैसे करें। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल की बात करें वो भी कांस्टेंट। सर कैसे? तो इसका मान लो नंबर ऑफ मोल N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल N2 है, तो बराबर N होगा। दोनों का मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिला के तो बना है, तो N1 को लिख सकते हो PV बराबर nRT से। आपने बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है वैसे भी, तो PV बराबर हो जाएगा आपका सॉरी N1 बराबर होगा PV बाई RT, तो ये होगा P1 V1 बाई RT, ये होगा P2 V2 बाई RT बराबर PV बाई RT कैंसिल होगा। और आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसका एक्सेस प्रेशर बाहर के कंपेयर में जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, जितने प्रेशर पे लिक्विड है वो होगा तुम्हारा 2S/R1, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 2S बाई R2 इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल टू 2S बाई R इंटू 4/3 पाई R क्यूब। यहां से 4/3 पाई एस, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। देखो 2S 4/3, 2S 4/3, 2S 4/3, R1 से R1 कटेगा तो ये बनेगा R1 का स्क्वायर,
प्लस उधर बनेगा R2 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर को इधर ले आओगे तो रूट इज इक्वल टू R। ये याद रख लेना। कई बार सवाल पूछते हैं, आपको दिख जाइए कि फ्लूइड में से सवाल पूछते हैं, 2 लिक्विड ड्रॉप मर्ज होकर एक बड़ा लिक्विड ड्रॉप बना है आइसोथर्मली, तो बड़े वाले का रेडियस क्या होगा? तो इंटरफेस का रेडियस और बड़े वाले का रेडियस दोनों अलग चीजें हैं, और मैं कि नहीं है, इंटरफेस का रेडियस और बड़े वाले का रेडियस दोनों अलग चीज है। ये देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आराम से अपनी भाषा में समझाऊंगा मैं। द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। मैं अपनी भाषा में एकदम लिखता हूं, देख तुम्हें समझ आएगा। कांटेक्ट एंगल, देखो बड़ी बड़ी भाषा में पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, इसको समझ के अपनी भाषा में इंटरप्रेट करो। कांटेक्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस, एंगल बिटवीन सॉलिड लिक्विड सरफेस टू liquid air surface inside the liquid. Contact angle is angle between the solid liquid surface to liquid air surface inside the liquid। देखो मैं यहां पे समझाता हूं। कॉन्टैक्ट एंगल इज, देखो ये लिक्विड ड्रॉप है, इस लिक्विड ड्रॉप में इधर लिक्विड है और ये सॉलिड सरफेस पे रखा है, तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड लिक्विड सरफेस। देखो SLA मतलब सॉलिड लिक्विड सरफेस, ये सॉलिड और लिक्विड सरफेस है, और ये बनेगा तुम्हारा लिक्विड और एयर। देखो एयर इंटरफेस है, एयर इंटरफेस, ये लिक्विड एयर सरफेस, इसके अंदर जो एंगल बना है वो थीटा है, एंड दिस सॉलिड एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां पे देखो ये लिक्विड और ये एयर, तो लिक्विड एयर सरफेस ये रहा, देखो ना, सरफेस ऑफ लिक्विड एयर, और ये है तुम्हारा सॉलिड लिक्विड। देखो ये सॉलिड जहां पे रखा है और ये लिक्विड, सर सॉलिड एयर ये होगा। देखो ये तो फालतू में बना है, सॉलिड एयर इधर, सॉलिड इधर एयर, हमें लिक्विड से मतलब है ना, स्टैटिक फ्लूइड से मतलब है हमें। ये होगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। आपने ये 2 तरह के लिक्विड ड्रॉप का शेप देखा होगा। अगर बारिश के ड्रॉप की बात करें, वाटर ड्रॉप, रेन ड्रॉप की बात करें, तो रेन ड्रॉप को अगर तुम पेपर पे आने दो तो पेपर पे रेन ड्रॉप आके सेपरेट हो जाता है, फैल जाता है, इसको वेट कर देता है, भिगो देता है। लेकिन अगर आप बात करो ऐसे लीफ पे, पत्ते पे, तो वाटर ड्रॉपलेट एकदम स्फेरिकल शेप का ही रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉप और इसके बीच में जब वो लीफ पे पड़ता है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है मतलब उसमें कोहेसिव फोर्स स्ट्रांगली डोमिनेटिंग है, इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेशन ज्यादा है। हियर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन, और कोहेशन मतलब इनके सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो कोहेशन ज्यादा है और एडेशन कम है, इसमें एडेशन ज्यादा है, ये इस पे चिपक गया, जाके फैल गया, जाके फैल गया, देखना ऐसे जाके फैल गया, मतलब इसमें एडहेशन फोर्स ज्यादा है कोहेशन के कंपेयर में। मतलब लिक्विड खुद जाके चिपकना चाहता है, ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जाके सॉलिड में जाके चिपक जाते हैं, जाके उसको जाके भिगो देंगे, जाके चिपकेंगे तभी तो भिगोएंगे, जाके चिपकेंगे तभी तो जाके भिगोएंगे, वेट कर देंगे सरफेस को। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इसमें कोहेशन ज्यादा है, कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा है तो सरफेस को वेट नहीं करता, और कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम है तो ये करता है। ये कहानी लिखी हुई है, अपने मतलब की नहीं है। अब यहां पे एक जबरदस्त चीज बनाया मैंने कंपेयर करने के लिए। मान लो या आपने एक कंटेनर में, नॉर्मल कंटेनर में वाटर फिल कर दिया, तो ये वाटर एकदम फ्लैट सरफेस बनाता है। अब सुनिएगा ध्यान से, कई बातें मैं यहां पे बताऊंगा आपको। ये आपका सॉलिड और ये लिक्विड, ये सॉलिड, इस लिक्विड को यहां पे ड्रॉ करूं तो देखो ये सॉलिड लिक्विड सरफेस है क्या, इसको बताना क्या बोलेगा। सॉलिड ये रहा और ये लिक्विड, तो ये है तुम्हारा सरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड। हाँ सर ठीक है, सरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड। और सरफेस ऑफ लिक्विड एयर कौन सा होगा, ये होगा, ये लिक्विड ऊपर में एयर, ये होगा तुम्हारा SLA। हाँ होगा। ये कितना कॉन्टैक्ट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये एग्जैक्टली यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये क्रिटिकल कंडीशन है। इसके अंदर में प्रेशर देखो, अगर ऐसा बन रहा हो तो इसके अंदर में प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर इक्वल होगा। P इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। क्यों? क्योंकि फ्लैट सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है, एकदम सीधा, इनफाइनाइट, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, सीधा सरफेस का, फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है।
तो एक्सेस प्रेशर देखोगे तो अंदर और बाहर प्रेशर सेम आएगा, एक्सेस प्रेशर 0 होगा। ठीक है, अब यहां पे समझना, यहां पे कोई एटम अपन ने एफबीडी बनाया है इसका, तो ये सारे लिक्विड वाले मॉलिक्यूल, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को कौन से फोर्स लगाएंगे सर? कोहेसिव फोर्स। और इधर 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 लगेगा तो नेट कोहेशन इधर आएगा क्या? हाँ, ये कोहेसिव फोर्स इधर आएगा। और ये जो सॉलिड सरफेस है वो इस लिक्विड को अपनी तरफ खींचेगा एडहेसिव फोर्स से, तो ये इधर लगेगा एकदम सरफेस से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पूरा ये सॉलिड ये सॉलिड ये सॉलिड ये सब मिलके इसको अपनी तरफ खींच रहेगा इस एफ ए से, तो ये एडहेसिव है और ये कोहेसिव है। तो यहां पे अगर तुम कंपेयर करो तो ये नेट बीच में आया है तो ये एंगल होगा 45। हाँ, तो एफ सी का ये कंपोनेंट क्या होगा? तो ये होगा सर, इधर तो होगा पूरा का पूरा एफ ए एक्स में और ये होगा एफ सी बाई रूट 2। तो अगर एफ ए एफ सी बाई रूट 2 के बराबर है तो कॉन्टैक्ट एंगल डिफाइन होगा 90 डिग्री। कॉन्टैक्ट एंगल कितना डिफाइन होगा? 90 डिग्री। ऐसा सरफेस बने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा देख के। अब ये दूसरे की केस में बात करते हैं। एच जी को अगर तुम फिल कर दोगे, एच जी ये बनाएगा। और अगर सिल्वर के कंटेनर में वाटर को फिल कर दो, ये सिल्वर का कंटेनर है, इसमें वाटर को फिल करो तो वाटर सिल्वर के कंटेनर में जाके चिपक जाता है। इसमें ध्यान से देखो, तो कई बार मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चा पूछता है कि सर आप यहां पे ले लेते हो इसको एफ सी और कहते हो कि अभी भी इधर जो कंपोनेंट आएगा वो एफ सी बाई रूट 2 आएगा। सर ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि असल में ये जो सरफेस बना है ना, इतना तिरछा नहीं हो जाएगा, ऐसा होता है नॉर्मली। मतलब अभी भी तुम मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री, हालांकि ये 90 डिग्री है नहीं। यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये लिक्विड सरफेस है और ये है तुम्हारा सॉलिड सरफेस। ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ वाला, ये वाला देखो, ये थीटा इज लेस देन 90, ऐसा है। देखो सॉलिड और ये लिक्विड सरफेस, देख यहाँ पे देखो, ये सॉलिड सरफेस, सॉलिड लिक्विड, यस, सॉलिड लिक्विड, और ये बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर तुम्हारा, इधर लिक्विड एयर, लिक्विड एयर सरफेस। तो ये होगा कॉन्टैक्ट एंगल जो 90 से कम है। तो यहाँ पे बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये इसी का इक्विवेलेंट बनाइए। कैसे बना? वर्टिकल लाइन जो सॉलिड है ना उसको यहाँ बना लो। तुम्हें नहीं लग रहा? ऐसे बना है, देखो ऐसे ऐसे। यहाँ पे ये है सॉलिड लिक्विड, सॉरी लिक्विड एयर, आई एम सॉरी थोड़ा गलत बोल गया मैं। ये तुम्हारा लिक्विड और ऊपर एयर, ये होगा तुम्हारा सॉलिड। देखो ये सॉलिड और लिक्विड, ये जो एंगल बन रहा है इसी को अपन कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। ये लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है ये बताओ? लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। अब यहां से सुनो, यहां पे जो मॉलिक्यूल लोगे इसको इस तरफ खींच रहा होगा, ये पूरा ग्लास का मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के एफ ए एडहेशन से है। और ये जो मैंने ज्यादा कर्व दिखा दिया समझने के लिए, वैसे कर्व जो बनता है ना ऐसा बनता है, ऐसा बनता है एकदम ऐसा। तो ऑलमोस्ट ये बीच में मान सकते हो आप कोहेशन फोर्स एफ सी। तो इसका कंपोनेंट इधर एफ सी बाई रूट 2 हो जाएगा। लेकिन इस बार जो एफ सी बाई रूट 2 होगा वो कम हो जाएगा एफ ए से। कैसे? तो खींच लिया ना, ये वाले मॉलिक्यूल को पकड़ के सॉलिड खींच लिया अपनी तरफ, ये चिपक गया इन दो जाके। इसमें क्या अब बताओ? कोहेसिव फोर्स कम है, इसमें कोहेसिव फोर्स कम है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। इस मॉलिक्यूल को पकड़ के ग्लास अपनी तरफ चिपका लिया। समझ में आया कि नहीं है? तो अब ये सरफेस को बेट कर देगा। सरफेस देखो, सरफेस विल वेट, सरफेस भिंगा देगा, सरफेस पे चढ़ गया। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो, और यहां पे देखोगे तो ये जो होगा आपका, इधर हो जाएगा आपका एफ सी नेट और इधर हो जाएगा आपका एफ ए। अब एक बार ध्यान से देखो कि डोमिनेटिंग कौन है? सर एफ ए इस बार कम होगा और एफ सी बाई रूट 2 ज्यादा होगा। और अभी भी रूट 2 क्यों ले रहा हूं मैं बताता हूं। ये सरफेस मैंने दिखाने के लिए ऐसा बनाया, लेकिन जो सरफेस होता है कंटेनर में वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो तुम ऑलमोस्ट बीच में बांध सकते हो ना बेटा 45 पे। तो इधर हो जाएगा 45 रूट 2। तो देखो ये हो जाएगा एफ सी बाई रूट 2 इज लेस देन एफ ए। यहाँ पे सरफेस जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका लिक्विड एयर, लिक्विड एयर, ये है आपका लिक्विड सॉलिड। सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ग्रेटर देन 90 डिग्री। सरफेस विल नॉट वेट, सरफेस विल नॉट वेट। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स इसमें डोमिनेटिंग। बस इतना इसमें समझना होता है, कोई खास बात नहीं है। देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में एडहेशन और सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेशन। सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगता है? कोहेशन। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब इससे थ्योरेटिकल सवाल क्या पूछेंगे? अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 है, कॉन्टैक्ट एंगल 90 है तो सरफेस को वेट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट एंगल 90 का मतलब कोहेशन और एडहेशन बराबर होगा। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम है, 90 से कम है मतलब वो अपने आप में संकुचित रह जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएगा, वो फैलेगा नहीं, जाके चिपकेगा नहीं, तो भिगोएगा नहीं, वेट नहीं करेगा सरफेस को, कॉन्ट्रैक्टेड फील होगा। अगर एंगल 90 से कम है तो देखो अच्छे से एक बार और, एंगल 90 से कम है, ये ना क्या कर दिया मैंने,
एंगल 90 से कम है, हाँ देखो एंगल 90 से कम है, एंगल 90 से कम है तो जाके वेट कर देगा, आई एम सॉरी, एंगल 90 से कम होगा तो जाके उसको वेट कर देगा। एंगल देखो, लिक्विड ड्रॉप इस पे जाके फैल जाएगा, एंगल 90 से कम होगा तो वेट कर देगा सरफेस को। एंगल 90 से ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। देखो ये आपका लिक्विड एयर, ये आपका लिक्विड सॉलिड, एंगल देखो 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा हो के 120 150 नहीं होता, थोड़ा ही स्लाइटली ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके वजह से कैपिलरी राइज होता है। कैपिलरी राइज क्यों, मैं आपको थोड़ा और अच्छे समझाऊं कि अब अगर यहां पे कंपेयर करो कि प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे मैं मान लेता हूं 0.1, यहां पे मान लेता हूं 2, तो प्रेशर ज्यादा पे कहां है, P1 इज ग्रेटर देन P2। यहां पे मानूं मैं ये 1 ये 2, तो प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, ये 1, तो प्रेशर एट 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 1, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर हम कैपिलरी राइज, अगर हम बैरोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करें, बैरोमीटर वाला जो कराया था एकदम वही बैरोमीटर वाला, कोई खास बात नहीं है, एकदम बैरोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट अगर फिर से रिपीट करें, कौन सा एक्सपेरिमेंट बेटा, बैरोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट में इतना ध्यान रखें कि ऊपर वाला जो यू ट्यूब था वो ऊपर ओपन है, बस ये हमने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया है। ये एग्जैक्टली क्या है, देखो यहाँ पे ओपन है, इसकी रेडियस है r, ये ओपन है, तो यहाँ पे प्रेशर P0 के बराबर होगा। यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर होगा, P0 के बराबर होगा। ये मान लो 1 है, ये 2 है, यहाँ पे प्रेशर P0 के बराबर होगा पूरे में। अब जब लिक्विड को अंदर रखते हैं तो ऊपर राइज कर जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर राइज कर गया है। अब कितना राइज किया हमें निकालना है, तो सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए सर राइज क्यों करेगा। यहां पे अगर आप मानो प्रेशर है P0, सेम लाइन पे यहां पे प्रेशर है P0, तो यहां पे भी प्रेशर होगा P0, एकदम सही बात है, प्रेशर P0 होगा, यहां पे भी प्रेशर P0 होगा, यहां पे भी प्रेशर P0 होगा। लिख लेता हूं मैं इधर, चल देख, प्रेशर एट ए जस्ट इनसाइड आउटसाइड ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है P0 इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू P0। तो ए पे प्रेशर, बी पे प्रेशर एग्जैक्टली P0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि भले ही यहाँ लिक्विड राइज कर गया लेकिन सेम लाइन पे प्रेशर सेम होना चाहिए, कई बार बता दिया मैंने। सर ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन सर मान लीजिए यहां पे प्रेशर मान लीजिए कुछ P2 है और यहां से P2 से हम यहां चल के आएंगे, मान लीजिए जस्ट लिक्विड के अंदर यहां पे प्रेशर P2 लिखा है मैंने, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, P2 प्लस नीचे आएंगे रो डेंसिटी की लिक्विड है तो प्लस रो GH इज इक्वल टू, यहां पे आप बोल रहे हो बी पॉइंट पे प्रेशर P0 के बराबर है, ये मैंने यहां से चल के लिखा है। यहां पे प्रेशर बोलो कितना है, P2 प्लस रो GH, P2 यहां पे प्रेशर P2, देख इधर P2 प्लस रो GH बराबर PB, और PB किसके बराबर है, P0 के बराबर। बोल, P2 लिक्विड के अंदर यहां से चल के आ रहा हूं यहां तक, P2 प्लस रो GH इज इक्वल टू P0, ये आ गया रिलेशन। चलो साहब ये रिलेशन आ गया, ये P0 के बराबर है, लेकिन यहां पे P2 कितनी है, तो ध्यान से देखो, तो P1 की वैल्यू ज्यादा होगी P2 के कंपेयर में। सर क्यों, क्योंकि कॉन्केव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, हाँ, तो P1 ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा इससे P2 से। और P1 होगा कितना सर, एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और क्योंकि यहां सारा एयर है, ये खुला होने की वजह से यहां पे एयर है, तो यहां पे P0 यहाँ खुले होने की हर जगह P0, तो ये जो P1 है वो असल में P0 के बराबर है, और ये P2 से बड़ा है, यहां पे P2 से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं P1 माइनस P2, एक्सेस प्रेशर हो गया, ये हो जाएगा 2S बटा R। कितना हो जाएगा बोलो, 2S बटा R, कोई खास बात नहीं है, कितना हो जाएगा बोलो 2S बटा R। अब यहां पे देखो P1 को क्या लिख सकता हूं मैं, P0, P2 को उधर ले जाता हूं तो 2S बाई R प्लस P2, ये देख लो अच्छे से, एक तो इक्वेशन ये बनाया, दूसरा इक्वेशन ये बनाया, कोई खास बात नहीं। फिर से समझाता हूं, बताओ यहां पे P0 और P1 बराबर होगा नहीं, देखो ये P0 यहां पे पूरा एयर है, तो यहां पे P0 होगा, तो P1 और P0 और P1 बराबर होगा, और ये ज्यादा होना चाहिए, कितना, तो एक्सेस प्रेशर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2S बाई R। P1 को मैं लिख सकता हूं P0 और P2 को उधर ले जाऊंगा तो 2S बाई R प्लस P2। अब इस P0 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये थोड़ा सा लेंदी है जबकि मैं बहुत कम लेंदी फॉर्म में कर रहा हूं, ये 2 ही लाइन में मैंने प्रूफ कर दिया, किताबों देखो 1.5 पेज में करते हैं। इस P0 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो देखो इधर है P2 प्लस रो GH यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इज इक्वल टू P0 की वैल्यू बोलो क्या है, 2S बाई R प्लस P2, तो P2 से P2 कैंसिल हो गया,
तो यहां से H बराबर आ गया 2s/ρ g r। ये है हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड ऊपर गया है वो कितना जाएगा, तो ρgh बराबर 2s/r। इसको दूसरे तरीके से समझा दूं, पर समझाओ, ये कई बार आपने P2 P0 P2 P0 कर लिया। आओ ये सब गोली मारो, ये किताबों वाला मेथड है। AMR स्टाइल देखो, ये लिक्विड है, सॉरी कैपिलरी ट्यूब लिया, ये कंटेनर लिया, यहां पे मैंने लिक्विड फिल कर दिया। अब मैं अगर आपको समझाऊं कि कैपिलरी बैरोमीटर की अगर बात की जाए, तो बैरोमीटर में लिक्विड तो इस वजह, सुनना अब मेन स्टाइल अब है मेरा, अब मैं समझा रहा हूं। बैरोमीटर में लिक्विड तो इसलिए राइज किया था कि ऊपर बंद था। तो आप कहते थे कि ऊपर बंद है तो ऊपर प्रेशर है नहीं, खाली हो गया। यहां पे प्रेशर P0 होना चाहिए था, हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, अभी भी P0 होगा। यहां पे प्रेशर P0 होना चाहिए था, यहां भी प्रेशर P0 होना चाहिए था। तो लिक्विड इसलिए राइज कर रहा था क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेयर नहीं था। तो एटमॉस्फेयर नहीं था तो लिक्विड ऊपर राइज किया। अब तो कह रहे हो साहब ऊपर खुला है, अब कह रहे हो आपके ऊपर खुला है, तो ऊपर बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहां पे बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, यहां पे बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए P0, यहां पे P0, तो राइज करेगा क्यों बताओ? राइज करेगा क्यों? लो भैया, सारी कहानी अभी सुना दी ना। कई लोगों को समझ आ गया होगा कि वाह यार सर समझ आ गया, आपने थोड़ा ठीक ही कराया है, समझ आ गया सर, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कह रहे हो ज्यादा होगा कम होगा, ये आ गया H बराबर 2s/ρ g r, फॉर्मूला रट के सवाल कर लेंगे। लेकिन मुझे बताओ राइज ही क्यों करा? जब ये ओपन है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो राइज ही क्यों करेगा? तो राइज इसलिए करेगा, देख, क्योंकि अभी अभी तुमने यहां पे पढ़ा है कॉन्टैक्ट एंगल। जब भी कंटेनर में लिक्विड को फिल करते हैं तो कोहेशन या एडहेशन पे उनका कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड करता है। अगर कोहेशन ज्यादा होगा तो आपस में चिपके के कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा बनेगा। कोहेशन ज्यादा होगा तो आपस में चिपके रहेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा रहेगा, सरफेस विल नॉट वेट। और अगर एडहेशन ज्यादा हो गया तो जाके जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है सॉलिड पे चिपक जाएगा, तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम बनेगा, मतलब सरफेस ऐसा कुछ बनेगा। यहां पर हो क्या रहा है कि जब ये चिपकेगा तो सरफेस तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा सरफेस ऐसा बन जाएगा। हाँ सर ये बिल्कुल सही है, किताबों में तो यही समझाते हैं कि लिक्विड ड्रॉ थोड़ा सा कॉनकेव बना होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, बन गया। अब ये कॉनकेव जैसे हुआ तो ऊपर तो प्रेशर अभी भी P0 है, लेकिन नीचे प्रेशर कम हो गया। कितना कम हो गया सर? 2s/r। अभी आपने बताया था एक्सेस प्रेशर, कितना प्रेशर कम हो गया? 2s/r। तो यहां पे P0 के कंपेयर में कितना कम है? देखिए एक लाइन का डेरिवेशन, इसको कहते हैं MR स्टार। अभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुरंत मोक्ष मिलेगा। सर फ्लूइड में थोड़ा कम मोक्ष मिला, तो देख अभी दिलाता हूं जबरदस्त वाला मोक्ष। जबरदस्त वाला मोक्ष, एक ही लाइन में कंसेप्ट। मुझे ये बताओ कि यहां पे P0 प्रेशर है? हाँ सर है। कैसे? एयर है, एयर है तो प्रेशर क्या होगा सर? P0 होगा, हमें समझ आया। यहां पे प्रेशर कम होगा, हाँ सर कम होगा। कितना कम होगा? 2s/r। तो 2s/r यहां पे प्रेशर कम हो गया, और यहां पे प्रेशर P0 होना चाहिए। तो जितना यहां कम हो गया है उतना ही यहां पे H हाइट चल के ρgh बढ़ जाएगा। हाँ, लिक्विड में, रो डेंसिटी के लिक्विड में H हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पे होना चाहिए P0, यहां भी P0, यहां भी P0, यहां भी P0, P0 P0 P0। यहां पे प्रेशर कम हुआ 2s/r, तो यहां पे चल के ρgh 2s/r के बराबर हो जाना चाहिए। तो आंसर आ गया। इसको कहते हैं, इसका मतलब यहां से तुम्हारा जो हाइट है H = आ जाएगा 2s/ρ g r। आंसर आ गया। अब किताबों में पता नहीं इसको क्यों ऐसे इक्वेशन लिख के करते हैं। मैं भी तुम्हें इक्वेशन लिख के कराया, तुम्हें बताया कि यहां पे प्रेशर जो P1 है वो ज्यादा होगा P2 के कंपेयर। तो P1 - P2, देखो मैंने लिखा है P1 - P2 2s/r, तो P0 हो गया उधर पे 2s/r प्लस P2। मैं मजदूरी कर रहा था, ये P2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे P2 मान लो तो ρgh, P2 प्लस ρgh बराबर P0। तो यहाँ पे P0 की वैल्यू निकाल के रख दी, तो P2 से P2 कट गया। तो पता था कटेगा, तो खेल रहा था तुम्हारे साथ। फिर से समझो, फिर से समझो। ये कॉनकेव साइड हुआ, जैसे ये कॉनकेव हुआ, जैसे ये कॉनकेव हुआ, मतलब ऊपर में प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर कम। तो यहां पे प्रेशर कम हो गया, लेकिन यहां पे होना चाहिए P0। तो जितना कम हो गया है 2s/r फ्रैक्शन कम हुआ। कितना कम हुआ? 2s/r। तो नीचे आके ρgh ऐड कर लेगा, तो जितना कम हुआ है उतना ही ρgh के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे P0, यहाँ पे P0 बराबर हो जाएगा। यहाँ P0, यहाँ P0, यहाँ P0, जितना कम हुआ ρgh के बराबर बढ़ जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है सर, समझ आया। अब सुनो, ये जो हमने r लिया है वो इसका सर रेडियस लिया है, अपन इसका रेडियस नहीं लिया। मान लो इसका रेडियस है कैपिटल R, यहां पे ये कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है थीटा। महसूस करना इसको, ये कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है। देखो ये
लिक्विड एयर सरफेस, ये सॉलिड लिक्विड का सरफेस, ये कॉन्टैक्ट एंगल होगा। तो आप ये कह सकते हो सर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, इसका रेडियस ये स्मॉल आर है, देखो ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर का ये कंपोनेंट कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर जो लिक्विड का इंटरफेस का रेडियस है वो है कैपिटल आर, लिक्विड के इंटरफेस का रेडियस, रेडियस ऑफ लिक्विड इंटरफेस, रेडियस ऑफ लिक्विड इंटरफेस वो है कैपिटल आर। कैपिटल आर को लिख सकते हो स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, तो फाइनली जो एच होगा वो 2s बाई रो जी स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उधर चला जाएगा, मतलब h इज इक्वल टू होगा 2s कॉस थीटा बाई रो जी आर। तो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या आ गया, हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब आ गया 2s कॉस थीटा बाई रो जी आर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं काउंट करके बताओ, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं, गिनो तो जरा कितने हैं, 1 2, ये भी वेरिएबल है, हाँ अलग अलग लिक्विड, अलग अलग लिक्विड का राइज अलग अलग होगा, A1 2 3 4 5 6, 6 है सर, नहीं 7 है, 7 नहीं 8 है कैसे, तो देखो यहां पे देखना, एक चीज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन बिल्कुल सही है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ही लिक्विड ऊपर राइज करता है। ए चीज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा बिल्कुल सही है, ए चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो बिल्कुल सही है, ए चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी बिल्कुल सही है। अब ये स्मॉल आर लिख लो यार, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब स्मॉल आर आ जाएगा, ए चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जो लिक्विड राइज किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है, अगर आप मून में करो तो मून में कैपिलरी का सिस्टम ले जाओ तो वहां पे राइज ज्यादा होगा और अर्थ पे कम होगा, मून पे कैपिलरी ट्यूब का राइज ज्यादा होगा अर्थ के कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में मून पे लिक्विड राइज ज्यादा करेगा, क्यों, क्योंकि मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है और हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है। देखो अरे सर सही समझाया, एकदम सही बताया। और डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ज्यादा डेंस लिक्विड होगा तो कम राइज कर पाएगा, ज्यादा डेंस लिक्विड होगा तो कम राइज इसलिए कर पाएगा कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो कम ही हाइट में जो एक्सेस प्रेशर उसको बैलेंस कर पाएगा ना। अच्छा सर कॉन्टैक्ट एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा अगर बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, कॉस थीटा खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा होता है, तो यहाँ पे जो हाइट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। तो कितने सारे फॉर्मूले बन गए बताओ। अच्छा एक उसकी बात करेंगे अपन, लिफ्ट की बात करेंगे। लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा, इसमें एक कंटेनर में लिक्विड डाल के रख दो, तो इसमें जो लिक्विड राइज करेगा एच का फॉर्मूला हो जाएगा 2s cos थीटा बटा रो आर इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव का फॉर्मूला हो जाएगा स्यूडो फोर्स नीचे, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो ये हो जाएगा g प्लस ए। ये तो रटा रटाया चीज है, कोई खास बात नहीं, ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखते हैं, ये सवाल देखते हैं। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in a liquid and mass of liquid which is rise up is m. If the radius of tube is doubled, then mass of liquid which rise in a capillary tube will be. कितना मास कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा तो देखते हैं, समझना। मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी और जो इस लिक्विड में राइज करेगा इसका एरिया ए और हाइट एच, तो लिख सकते हैं एरिया ए और हाइट एच। तो मास बराबर हो जाएगा रो ए और हाइट का फॉर्मूला वही तो कैपिलरी राइज एच हाइट का फॉर्मूला निकाला है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर, रो जी आर। एक मिनट सर, यहाँ पे रो जी आर इसका रेडियस लिखा है तो एरिया भी तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो ये होगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर आप डबल रेडियस का कैपिलरी ट्यूब यूज करेंगे तो उसमें डबल मास राइज करेगा, लेकिन हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहाँ पे सवाल n नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप वेरिएबल देखो कितने बन गए, समझ में आया कि नहीं है, वेरिएबल बहुत बन गए। तो बताइए इसमें कितना मास राइज करेगा, तो रेडियस डबल गया है तो मास डबल राइज करेगा, हाफ कराए कि क्या कराए डबल, तो मास डबल, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एक जबरदस्त कंसेप्ट सिखाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ liquid rise in a capillary tube
कैपिलरी ट्यूब में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो mgh होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो r से r कैंसिल होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन r। अब सुनना, अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, रेडियस को बढ़ाओगे तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। अगर मान लो कि एक कैपिलरी ट्यूब में r रेडियस है तो ये हाइट वाइट है, रेडियस को हाफ कर दिया तो हाइट डबल, जो लिक्विड राइज किया डबल हाइट तक राइज करेगा। अब पहले के कंपेयर में मास हाफ राइज करेगा, रेडियस हाफ किया तो, और रेडियस तुम कुछ करो, जो पोटेंशियल एनर्जी पहले राइज करा था वही राइज करेगा। राइज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। समझ में आया? आगे देखो, कैपिलरी ट्यूब इज डिप इन वाटर एंड इट इज 20 सेंटीमीटर आउटसाइड द वाटर। मतलब एक कैपिलरी ट्यूब है, इसको अपन ने वाटर में फिल कर दिया, तो वाटर में कितने हाइट तक राइज करेगा ये, वो बताया कि 20 सेंटीमीटर राइज कर रहा है, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर। वाटर राइज अप टू, वाटर क्या है, कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन वाटर एंड इट इज 20 सेंटीमीटर आउटसाइड द वाटर। आई एम सॉरी, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, 20 सेंटीमीटर लेंथ है कैपिलरी ट्यूब का आउटसाइड वाटर। वाटर के बाहर ये 20 सेंटीमीटर लेंथ तक है, वाटर के बाहर ये 20 सेंटीमीटर लेंथ तक है। द वाटर राइज अप टू 8 सेंटीमीटर, वाटर सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक राइज हुआ। If the entire arrangement is put in a freely falling elevator, then length of the water column in the capillary tube will be. Freely falling water में रख दिया, मतलब इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g हो जाएगा, तो हाइट का फॉर्मूला होता है हाइट इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो r इंटू जी इफेक्टिव। नीचे एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो सीडो फोर्स ऊपर लगेगा, तो जी इफेक्टिव आप लिखेंगे 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो r g माइनस जी, तो 1/0 हाइट इनफाइनाइट। तो कैपिलरी ट्यूब में इनफाइनाइट हाइट तो है नहीं, 20 सेंटीमीटर हाइट तक है ये। लिक्विड कहां तक राइज करेगा? तो लिक्विड कभी भी इनफाइनाइट हाइट तक राइज नहीं करता, तो लिक्विड विल राइज अप टू कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ। लिक्विड कंप्लीट लेंथ तक राइज करेगा 20 सेंटीमीटर तक, लेकिन आउटसाइड तक नहीं जाएगा। ये टॉपिक है कि कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। और ऐसा क्यों होता है मैं समझा दूं, मतलब जनरली नहीं समझाते हैं, बच्चों को बोलते हैं रट लो, लेकिन मैं ऐसा क्यों होता है मैं समझा सकता हूं कि हाइट इनफाइनाइट आ रहा है लेकिन इनफाइनाइट तक राइज नहीं करेगा। बताओ क्यों? चलो समझा देता हूं, मजा आ जाएगा। देखो, जब लिक्विड राइज करता था तो उसका सरफेस ऐसा था, जब ये सरफेस तक ऊपर पहुंचा, राइज करता करता इनफाइनाइट हाइट तक राइज करने के लिए ऊपर पहुंचेगा, तो जब यहां पहुंचेगा ना तो बाहर निकलेगा, तो बाहर तो सॉलिड है ही नहीं, तो सरफेस फ्लैट हो जाएगा। और जैसे ही सरफेस फ्लैट हो गया तो आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर बराबर हो गया, तो इसके बाद उसको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा सर? अरे रामलाल, वही तो कहा जो कहना चाहिए था। ऊपर में क्या होता है कि जैसे चढ़ता चढ़ता ऊपर गया तो सरफेस फ्लैट जाता है कि टेढ़ा जाता है? सर टेढ़ा जाता है। तो जब तक ऊपर नहीं चढ़ जाता जब तक इसको सॉलिड मिलता रहेगा, ऊपर नहीं चढ़ जाता तब तक ये सरफेस ऐसा ही कर्व्ड चढ़ता रहेगा, और जैसे यहाँ पे पहुंचेगा कर्व्ड सीधा सर फ्लैट हो जाएगा। इसीलिए ये बाहर फ्लो नहीं करता। नीट 2015 में एक सवाल पूछा था, ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है ना, उसका कैपिलरी राइज होना चाहिए था, मतलब जो हाइट होना चाहिए था, हाइट होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ ऑफ कैपिलरी है 10 सेंटीमीटर तक। मतलब लिक्विड राइज का फॉर्मूला आ रहा है 20 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने डिप किया 10 सेंटीमीटर का। कितने हाइट तक राइज करेगा? अप टू लेंथ 10 सेंटीमीटर, अप टू लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्यों? देखो, अगर इनसफिशिएंट लेंथ का कैपिलरी है तो फुल लेंथ तक राइज करके लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता, ऐसे लिक्विड नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि फ्लो राइज इसलिए कर रहा था, सरफेस ऐसा था, जैसे ही सरफेस फ्लैट हो जाएगा तो बाहर ओवरफ्लो नहीं करेगा, प्रेशर डिफरेंस बराबर हो गया तो ऊपर नीचे लिक्विड नहीं जाता है। समझ में आया ना? जबरदस्त चीज समझाया। नेक्स्ट देखो, ये नीट 2019 का सवाल है, 19 या 17 पूछा था यार, एग्जैक्टली याद नहीं है। 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस which one ρ1 is greater than ρ2 is greater than ρ3 in a capillary of tension T rises of the same height तक राइज किया है in a identical capillary, मतलब रेडियस सेम है, then angle of contact will be। तो देखो, मैंने बताया तुम्हें उसमें वेरिएबल 8 है, तो 3-4 को सेम रख के किसी भी 2 या 3 पे सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे 99% बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि उनको बेसिक गणित कमजोर है। देखो, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा
डिवाइडेड बाई रो जी आर। अब उसने हाइट सेम बोला, सब कुछ हाइट सेम बोला, रेडियस सेम बोला, डेंसिटी अलग है, सरफेस टेंशन भी सेम बोला। मतलब ये कॉस थीटा बटा रो कांस्टेंट है, मतलब 1 अपॉन रो थीटा कांस्टेंट है। हेंस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ले भैया उड़ गए तोते। यही तो समझा रहा था अभी तो समझाया है कि यहां पे ध्यान से देखोगे तो कॉस के अंदर जब थीटा होगा तो थीटा ऊपर आ रहा है, लेकिन कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। तो जो हाइट आएगा उसमें थीटा नीचे होगा, जो हाइट आएगा उसमें थीटा नीचे होगा। तो देखो इधर हाइट आएगा उसमें थीटा नीचे होगा, देखो तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। मैच नहीं कर पा रहा स्पीड से, ये रफ्तार विथ एमआर इसको सिखाना पड़ेगा। देखो इधर ये चला गया थीटा ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। तो रो 3 सबसे कम है तो थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा, लेस देन थीटा 2, लेस देन थीटा 1। अब इसमें सही आंसर कौन सा होगा? थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा तो ये होगा, ये इसमें थीटा 3 सबसे ज्यादा, लेकिन ये गलत है क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम है तभी लिक्विड ऊपर राइज किया था, और ये कह रहा है कि 90 से ज्यादा, तो गलत हो गया। ये सेकंड आंसर सही आ गया, समझ आया। नेक्स्ट है आपका जुरीन्स लॉ, इसको कहते हैं जुरीन्स लॉ। जुरीन्स लॉ, जुरीन्स लॉ ये कहता है कि जब लिक्विड ऊपर राइज कर रहा था, जब मैंने कैपिलरी को वर्टिकल रखा, मान लो सरफेस यहीं तक है, सरफेस यहां तक है, मतलब यहां तक लिक्विड फिल्टेड है। जब मैंने कैपिलरी को वर्टिकल रखा, कैसे रखा कैपिलरी को? वर्टिकल, तो उसमें h हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा था। कैपिलरी को वर्टिकल रखा तो उसमें h हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा था। अब मैंने कैपिलरी को थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया, तो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा? सेम हाइट तक, क्योंकि प्रेशर बैलेंस करने के लिए वर्टिकल लेंथ चाहिए, तो टेढ़ा कर दोगे तो भी तो वर्टिकल लेंथ वही रहेगा। लेकिन आपसे पूछेगा कितनी एल लेंथ तक यहाँ पे इस कैपिलरी में मुझे सॉलिड दिखाई देगा, ये वाला ले ले, एल वाला तो हाइपोटेन्यूज हो गया यार, इसका वर्टिकल लेंथ सेम रहना चाहिए। तो एल कॉस अल्फा, वर्टिकल सिंगल अल्फा लोगे तो कॉस अल्फा बराबर एच, तो एल बराबर आ जाएगा एच बाई कॉस अल्फा। और अगर हॉरिजॉन्टल सिंगल थीटा दिया है तो इस एल का ये कंपोनेंट होगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा बराबर एच, तो एल बराबर होगा एच बटा साइन थीटा। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है ना, थैंक यू नहीं, थोड़ा सा और पढ़ो, इतनी जल्दी क्या है थैंक यू की। एक बढ़िया सवाल कराता हूँ, और इस सवाल का सही जवाब देने वाले को 10 रुपए का पेटीएम किया जाएगा, है ना। ग्रुप में बता देना कि मैंने इसका जवाब सही दिया था सर, हमको पेटीएम चाहिए, है ना। 10 रुपए का नगद इनाम, एकदम नगद इनाम मिलेगा 10 रुपए का सही जवाब देने वाले को। चलो एक और बनाना था यार, सबको हटाओ, ये घबरा गया। देखो इंटरेस्टिंग सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजा आएगा। आप गलत जवाब देंगे तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा, सही जवाब आपसे होगा नहीं, आप गलत ही देंगे तो मुझे मजा आएगा, मतलब मुझे मजा आएगा। आप सही जवाब नहीं देंगे पर चैलेंज वाली बात मत करो, हम तो सही देंगे। तो आओ खेलते हैं। लिक्विड फिल कर दिया। आपने कभी सुना है कि कैपिलरी राइज के साथ कैपिलरी डिप भी होता है? अगर ट्यूब को डाल दोगे तो उसमें लिक्विड अंदर चला जाता है। सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है बात। ये सर कुछ आप अपने जो बात करिए वो आउट ऑफ सिलेबस वाली करिए ना, इन ऑफ सिलेबस एकदम। देखिए इधर, ये डाला मैंने कैपिलरी, ये डाला मैंने कैपिलरी, ये डाला मैंने कैपिलरी, और ये डाला मैंने कैपिलरी। इसमें लिक्विड राइज का 4 डायग्राम बनाऊंगा, ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा। इसमें से सही डायग्राम बताइए कौन सा है? इसमें से सही डायग्राम बताइए कौन सा है? सही डायग्राम बताइए कौन सा है? ए, बी, सी और डी। सही डायग्राम बताइए कौन सा है? स्क्रीन पॉज करिए और फटाफट आंसर दीजिए। एकदम नीट की कसम है, आपको झूठ नहीं बोलना, नीट की कसम है झूठ नहीं बोलना। मैं 10 रुपए तुम्हें दूंगा,
पूरे 10 रुपए दूंगा। बहुत बांटे हैं मैंने ऐसे, पिछले 5-7 साल में 10-10 रुपए की गड्डी ले जाके मैंने क्लास में बांट दी है खूब सारे। तो मैं 10 रुपए तुम्हें दूंगा। पेटीएम तुम नंबर दे देना कि सर इस पे पेटीएम चाहिए, लेकिन नीट की कसम है झूठ मत बोलना और सही बताना। बताओ कौन सा जवाब सही है। सर बजट बढ़ाओ सर क्लास में 10 रुपए में मैं नहीं दूंगा भाई। कोर्स के कितने पैसे दिए तुमने, उस हिसाब से बजट ये बहुत ज्यादा है। बताओ, मजाक कर रहा था बेटा। बताओ कौन सा जवाब सही है, कौन सा जवाब सही है ये बताओ फटाफट। क्या लगता है क्या होगा जवाब, क्या लगता है क्या होगा जवाब। तो मैं आपको बता देता हूं, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। कैलोरी डिप मतलब लिक्विड नीचे चला जाएगा। हाँ, कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे तुम कह रहे थे कि इस पॉइंट पे 1 पे प्रेशर ज्यादा था 2 के कंपेयर में, तो मतलब 2 पे प्रेशर कम हो गया था। तो प्रेशर कम होने के लिए प्रेशर कम हो गया था, लेकिन यहां पे ए और बी पे प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो ए और बी पे प्रेशर बराबर होना चाहिए, इसलिए लिक्विड क्या करा, राइज करा, ताकि ए पर प्रेशर जो है वो बी के बराबर हो जाए लिक्विड प्रेशर की वजह से। बी पे प्रेशर कम था। अब देखो यहां पे तुम गलत कैसे समझो, 1 है ये 2 है, और यहां पे पॉइंट बनाओ ए और बी, तो तुम्हारे हिसाब से ए पे और बी पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। और एक के कंपेयर में प्रेशर कहां है ज्यादा, सर 2 पे, क्योंकि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 1 पे, और एटमॉस्फेरिक से यहां पे ज्यादा, और एच हाइट जाऊंगा तो और रोज ये चैट होगा। मतलब यहां पे अगर पी नॉट है तो यहां से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब पी नॉट प्लस कुछ एक्स, यहां से ज्यादा है ना, कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे पी नॉट, तो यहाँ पे कुछ एक्स, तो पी नॉट प्लस एक्स प्लस रो जी एच बराबर पी नॉट। तो गलत ही हो गया यार, यहाँ पे बोल लोगे पी नॉट, यहाँ पे फिर से समझा रहा हूं, समझ 1 पे बोल प्रेशर और पी नॉट, और उससे ज्यादा होगा 2 पे, तो यहाँ पे पी नॉट प्लस कुछ एक्स, और एच हाइट नीचे आऊंगा, डेफ नीचे आऊंगा, तो रो जी एच बराबर पी नॉट। तो पी नॉट से पी नॉट कटेगा, ये कैसे बैलेंस होगा, एक्स प्लस रो जी एच। गलत है ये डायग्राम। अब सुनना, अब ये सही वाला समझाता हूं। 1 है ये 2 है, तो यहां से प्रेशर 2 पे क्या होगा सर, ज्यादा होगा। यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, और यहाँ पे पी नॉट से ज्यादा होगा। यहाँ पे कितना है सर, पी नॉट है, यहाँ पे भी पी नॉट से ज्यादा होगा रो जी एच, और यहाँ भी पी नॉट से ज्यादा होगा। तो सरफेस अगर ऐसा बनेगा तो कैपिलरी डीप होता है, और सरफेस ऐसा बनेगा तो कैपिलरी राइज होता है। एक बार और समझाता हूं, इसको समझाता हूं। देख 1 है और 2 है, पता प्रेशर कहां ज्यादा है सर, समझना मैं पूरी फील के साथ इसको पढ़ा दूंगा। इसको समझा देता हूं पूरी फील के साथ। यहाँ पे बोल प्रेशर सर पी नॉट, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो पी नॉट से ज्यादा होगा। यहाँ पे पी नॉट है, एच हाइट नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पे प्रेशर पी नॉट से कम है। यहाँ पे 2 पे प्रेशर पी नॉट से कम है, ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट से कम है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर पी नॉट से ज्यादा है, तो गलत हुआ। सरफेस ऐसा बना तो यहाँ पे कॉनकेव में प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे कम, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट से कम है, और ये कह रहा है नहीं यहाँ पे प्रेशर पी नॉट से ज्यादा है, तो गलत हुआ ना ये डायग्राम। अब चलो इसको याद रखने का आसान तरीका बताता हूं, सुनो। लिक्विड ऊपर कब चढ़ता है, जब कांटेक्ट एंगल 90 से कम होगा, सॉलिड को वेट कर देगा तो चिपकेगा सॉलिड पे, और चिपकेगा तभी तो भिगोएगा, तभी तो चढ़ेगा। अरे चिपकेगा तभी तो चढ़ेगा। ये ऐसे जाके देखिए, लिक्विड जो है ना, ये फैल के सॉलिड पे चिपक गया, जाके जब चिपक गया तो चढ़ गया, ऊपर राइज कर गया। चिपकेगा तो चढ़ेगा, और जब चिपकेगा ही नहीं तो चढ़ेगा कैसे, ये खुद में ही कंप्रेस हो गया, तो खुद में कंप्रेस हो जाए। देखो ये खुद में कंप्रेस हो जाए, देखो ये खुद में कंप्रेस, यहाँ पे एंगल जो है 90 से ज्यादा है, तो याद रखना अगर कांटेक्ट एंगल 90 से ज्यादा है तो कैपिलरी डीप होता है। 90 से ज्यादा है, कांटेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 तो कैपिलरी डीप होगा, और कांटेक्ट एंगल 90 से कम है, कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 तो कैपिलरी राइज होगा। बताओ समझ आया कि नहीं? कैपिलरी डिप एंड कैपिलरी राइज। बढ़िया लगा? ठीक है। 10 रुपए ये इनाम के जो विजेता है अपने नाम खुद ही बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 10-10 रुपए सबको पूरे और बराबर मिलेंगे, कोई बेईमानी नहीं होगी। धन्यवाद।